Which of the following give the value of magnetic field due to a small current carrying element according to बायो-सेवर्ट लॉ। स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है कोई, इसमें डेल्टा एल या फिर कई बार उसको डी एल भी लिखते हैं, और उसकी वजह से वहाँ से आर जो होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा, तो वहाँ से आर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो पूछ रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ, बेसिकली बायो-सेवर्ट लॉ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और इसका मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया। ये करंट एलिमेंट होता है आई डी एल या आई डेल्टा एल। आई डेल्टा एल ये करंट एलिमेंट है, और इसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से मान लिया कोई पोजीशन वेक्टर है आर, इस आर पोजीशन पे, यहाँ से वेक्टर आर पोजीशन पे ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं कितना होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम डी बी लिख रहे हैं, डी बी या स्मॉल बी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट है तो इसलिए मैं इसको डी बी लिख रहा हूँ। तो वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो हो गया कांस्टेंट, और आई टाइम्स डी एल या डेल्टा एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो ये होता है उस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से उस पोजीशन, उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेक्टर रिलेशन है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, इस करंट एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और इस पर्टिकुलर केस में इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट्स होगी डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो डी बी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कहाँ होगा, इनवर्ट्स होगा, ये होगा डी बी। ठीक है, डी एल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होती है, और डी एल क्रॉस आर जो वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, और इस केस में वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इनवर्ट्स आ रही है। ठीक, तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो डी बी अगर हम लिखें तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टाइम्स डेल्टा एल क्रॉस आर, तो ये बनेगा डेल्टा एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, उनके बीच के एंगल का साइन, ये एंगल होगा आपका थीटा, अपॉन आर क्यूब। एक आर से एक आर कैंसिल करेंगे तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा, तो फाइनल मैग्नीट्यूड का आंसर बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टाइम्स डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बनेगा डी बी। क्लियर? सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्टडी करंट। एक इन्फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें स्टडी करंट कोई आई फ्लो हो रही है, उससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होगा, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक, अगर इन्फाइनाइट वायर है, इधर माइनस इन्फिनिटी से ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक गया और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और इससे आर डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा तो इस डायरेक्शन, इस तरह से इस सिचुएशन में डायरेक्शन इन्वर्ट्स होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज बी। आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बी है और r/2 पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि आर के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डिस्टेंस को हाफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डबल हो जाएगा, तो डिस्टेंस r/2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 2b होगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स कैरी करंट्स I1 एंड I2। I1 की वैल्यू जो है वो I2 से ज़्यादा है। दो पैरेलल वायर हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रही है I1 और I2। I1 जो है वो बड़ा है। When the currents are in the same direction, then the magnetic field at a point midway between the wires is 10 माइक्रोटेस्ला। अब अगर हम I2 को रिवर्स करें तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है 30 माइक्रोटेस्ला। तो इनका रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो पहले आप डायग्राम देखिए, डायग्राम कैसे बनेगा ये। जैसे मान लिया कि ये आपका एक वायर है और ये एक वायर है, और मिड पॉइंट की बात चल रही है। पहले केस में दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है। इसमें करंट जा रही है I1 ऊपर की तरफ, और इसमें भी करंट जा रही है I2 ऊपर की तरफ। और मिड पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मिड पॉइंट मान लिया यहाँ से भी r डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी r डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में समझेंगे।
ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इन्वर्स होगी, ठीक है। यानी B1 जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन्वर्स होगी, ठीक। राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं, थंब को रखते हैं करंट कैरिंग डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में रखते हैं राइट हैंड का थंब, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी, जो कर्ल्ड फिंगर्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा इन्वर्स, B1 हो गया इन्वर्स। अब जरा I2 की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो जब थंब आप यहाँ रखोगे, I2 की डायरेक्शन में थंब रखोगे राइट हैंड का, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो इस रीजन में आउटवर्ड्स आएंगी, यानी B2 जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आउटवर्ड्स, ठीक। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका वो V1 माइनस B2 आएगा, B1 इसलिए बड़ा है क्योंकि I1 बड़ा है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा B1 माइनस B2, और उसकी वैल्यू आपको दी है 10 माइक्रो टेस्ला। B1 कितना होगा, तो B1 आपका हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और B2 हो जाएगा आपका म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R इक्वल टू 10 माइक्रो टेस्ला। अब कह रहे हैं कि अगर हम I2 की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, यानी I2 ऊपर की जगह क्या हो जाए, नीचे की तरफ हो जाए, अगर I2 तो नीचे की तरफ हो जाएगा तो ये जो B2 की डायरेक्शन है वो भी इन्वर्स आ जाएगी, यानी अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों का सम आएगा, यानी इन दोनों को जब हम सम करेंगे तब आंसर आएगा 30 माइक्रो टेस्ला, यानी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R प्लस I2, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, I1 प्लस I2, और ये है 30 माइक्रो टेस्ला, ठीक। अब आपको I1 अपॉन I2 का रेशियो निकालना तो बहुत आसान है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो एक में बचेगा I1 प्लस I2 ऊपर, और नीचे वाले में बचेगा I1 माइनस I2, ठीक है। मैंने सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, हमने क्या कर दिया सेकंड अपॉन फर्स्ट, और ये बना 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3I1 माइनस 3I2, तो ये 2I1 जो है वो 4I2 के बराबर हो जाएगा, तो I1 अपॉन I2 का जो रेशियो आ रहा है वो आपका 2:1 आ जा रहा है, सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? The current is flowing in the south direction along a power line. The direction of magnetic field over the power line, ठीक है। करंट जो है वो साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो अगर मैं बनाऊं तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब करंट इस तरह जा रही है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट की वैल्यू है आई। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती हैं इस तरह से, ठीक, इस तरह से ये बनेंगी, ये बाहर वाला हिस्सा है और ये अंदर वाला हिस्सा होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए करना क्या होता है कि जो थंब होता है राइट हैंड का थंब, वो आपको करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में, तो जब आप थंब रखोगे तो जो मैग्नेटिक कर्ल्ड फिंगर्स बताएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, तो ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से निकलेगा, और अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकलेगा और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकलेगा। यानी अगर हम ऊपर देखेंगे अबव द पावर लाइन अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, टुवर्ड्स वेस्ट, और अगर हम पावर लाइन के नीचे से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, टुवर्ड्स ईस्ट होगी। क्लियर? तो हमसे तो ऊपर पूछा गया कि ऊपर डायरेक्शन बताओ कहाँ होगी, सो इट इज टुवर्ड्स वेस्ट। Two infinite long thin insulated straight wires lie in xy plane along the x and y axis. दो इन्फानाइट वायर हैं, एक x एक्सिस के अलॉन्ग है और एक y एक्सिस के अलॉन्ग है। दोनों में करंट कितनी है, दोनों में करंट आई है, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड पॉजिटिव y डायरेक्शन, ठीक है। तो जरा ड्रॉ करते हैं इसको, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो एक में जो करंट है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में फ्लो हो रही है आई करंट, और एक में जो करंट है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और ये भी करंट क्या है आपकी आई। तो पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, किस रीजन में जीरो होगा। चार रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है और ये फोर्थ रीजन है। पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक। तो जरा आप डायरेक्शन समझिए, जहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी वहाँ कैंसिल होने के चांसेस होंगे। जैसे मैं फर्स्ट रीजन में सोचूं तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट वायर
या इसको एक्स बी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको बी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको बी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस रीजन में वो होगा आउटवर्ड्स। ठीक, इसका मतलब जो बी एक्स हुआ आया आपका वो आ गया आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स हो गया बी एक्स। और इस वाले वायर की वजह से जो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्ट्स, यानी इनवर्ट्स हो गया बी बाई। तो यहाँ कैंसिल होने के चांसेस हैं क्योंकि अपोजिट तो हो ही रहे हैं, तो यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं। और एकदम एग्जैक्टली मिड पॉइंट अगर हम पकड़ेंगे तो करंट सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो वो जो लाइन की इक्वेशन आ रही है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा वो आपकी आएगी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब जरा इस वाले रीजन में देखते हैं क्या यहाँ पे जीरो होगा। तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, दोनों ही बाहर की तरफ होंगे, यानी बी एक्स भी आपका कहाँ होगा आउटवर्ड्स और जो बी वाई है वो भी क्या होगा आपको आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर नेट जीरो नहीं होगा। क्या इस रीजन में जीरो होगा? बिल्कुल होगा जीरो। बी एक्स होगा इसमें इनवर्ड्स और बी वाई होगा इसमें आउटवर्ड्स, तो ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों वायर से अगर हम बराबर डिस्टेंस पे चल रहे होंगे तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये कौन सी लाइन है? ये है वाई इक्वल टू एक्स लाइन। कंप्लीट लाइन अगर हम बनाएंगे तो यही बनेगी आपकी वाई इक्वल टू एक्स लाइन ये। ठीक, क्या इस वाले रीजन में जीरो होगा? नहीं जीरो होगा, क्योंकि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्स, तो ये ऐड हो जाएगा। बी एक्स बी और बी बाई दोनों ही ऐड हो जाएंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो कहाँ जीरो हो सकता है? तो वो जो लाइन आ रही है वो आ रही है आपकी वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, सेंटर पे करंट कैरिंग कॉइल है तो सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो वो होता है एक सिंगल अगर लूप है तो वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इसमें एन से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। An arc of circle of radius r subtend an angle of pi by 2 at the center. It carries a current I. मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं सेंटर पे कितना होगा। एक आर्क है, एंगल थीटा कितना सबटेंड किया तो वो सबटेंड किया इसने पाई बाई 2। ठीक है, इस तरह से एक आर्क होगा, इस तरह से एक आर्क होगा और इस आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं कितना होगा। तो अगर एक आर्क है जिसने थीटा एंगल सबटेंड किया तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी होता है म्यू नॉट। आप ऐसे समझिए पूरे लूप की वजह से कितना होगा तो वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ये होगा टू पाई की वजह से। तो थीटा की वजह से कितना होगा तो इंटू थीटा अपॉन टू पाई। ठीक, चाहो तो आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है पूरे लूप की वजह से। तो यूनिट एंगल की वजह से कितना होगा तो डिवाइडेड बाई टू पाई, और थीटा एंगल की वजह से कितना होगा? इंटू थीटा। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि थीटा आपको रेडियन में डालना है, डिग्रीज में नहीं डालना। 90 डिग्री मत डाल देना, पाई बाई टू ही डालना है। सारी वैल्यू डालते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर इंटू थीटा कितना है? पाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू पाई, पाई से पाई कैंसिल तो 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। होना भी चाहिए क्योंकि म्यू नॉट आई अपॉन टू आर होता है पूरे लूप की वजह से, और आपके पास जो लूप है वो सिर्फ है 90 डिग्री एंगल का, यानी 1/4 है, तो इसका 1/4 हो जाएगा। सो योर आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ, मिक्स है यहाँ से गायब है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, तो ये 100 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा ये। ठीक है, ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज इक्वल टू 100 टाइम्स द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग 1 रोटेशन पर सेकेंड। तो देखिए क्या है, चार्ज कितना है उसके पास? चार्ज उसके पास है 100 ई के बराबर। ठीक, और कितने एंगल से, कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? तो 1 रोटेशन पर सेकेंड, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 1 रोटेशन पर सेकेंड, इसका मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। और रेडियस आपको दी है 0.8 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक, तो अगर किसी लूप में करंट आई फ्लो हो रही होती है आर रेडियस में तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब आई कैसे निकालेंगे? तो आई निकालने का अलग तरीका, आई को हम निकालेंगे क्यू बाई टी करके, और टाइम पीरियड कितना होता है? तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये बन गई आपकी करंट की वैल्यू, आई क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपका आया वो आपका आया म्यू नॉट अपॉन टू आर, और आई की जगह क्या डालेंगे? क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई।
ठीक, ओमेगा जो है वो खुद आपका कितना है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा से ये 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, तो ये कितना आने वाला, तो ये आने वाला आपका म्यू नॉट अपॉन 2r, r कितना है, तो r है आपका 0.8 मीटर, और चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आया वो आपका आया म्यू नॉट, सॉरी चार्ज जो है वो 100 टाइम्स है, इसका 100 टाइम्स, तो इंटू 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो आपका आंसर आया वो आया म्यू नॉट इंटू 10⁻⁻17, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और टेस्ला में ऐसा यूनिट में आएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। In the figure shown there are two semicircles of radius r1 and r2 in which current I is flowing। एक सेमी सर्कल जो है वो r1 रेडियस का है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, और एक सेमी सर्कल r2 रेडियस का, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, और I करंट फ्लो कर रही है, सेंटर आपका O है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो हाफ लूप में रेडियस r1 डालेंगे और हाफ लूप में रेडियस r2 डालेंगे, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पूरे लूप की वजह से होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, आधे लूप की वजह से कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 4r, सो इट इज म्यू नॉट I अपॉन 4r1 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4r2, ये बनेगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो योर आंसर इज, अगर हम इसमें r1 r2 एलसीएम लेंगे तो r1 प्लस r2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे बनेगा r1 इंटू r2, सो योर आंसर इज सी पार्ट। A current of 0.1 एम्पियर सर्कुलेट्स अराउंड ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स हैविंग ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं सेंटर पे कितना होगा, तो सीधे फॉर्मूला लगाना और आपको आंसर मिलेगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये एक कॉइल की वजह से, एक लूप की वजह से, और आपके पास है 100 टर्न्स, तो इंटू 100 करंट है आपके पास, म्यू नॉट की वैल्यू है, रेडियस है, सब कुछ है, सारी वैल्यू डालो और सॉल्व करो और आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? एक करंट I फ्लोज थ्रू ए क्लोज लूप एज शोन इन ए फिगर, इसमें I करंट फ्लो हो रही है क्लोज लूप में, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं O पॉइंट पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लूप की वजह से अलग निकालेंगे, स्ट्रेट वायर की वजह से अलग निकालेंगे, और दोनों की वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट्स हो रहा है, ये लूप भी क्लॉकवाइज है और स्ट्रेट वायर भी इस तरह से है, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आएगा वो इन्वर्ट्स आएगा, तो दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ऐड हो जाएगा वो। ठीक, तो लूप की वजह से कितना होगा, तो वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, तो होता है पूरे लूप का, और आपका जो लूप है वो एंगल कितना बना रहा है, तो वो एंगल बना रहा है 2 पाई माइनस 2 थीटा अपॉन 2 पाई, तो ये होगा लूप की वजह से। ठीक, आपका जो एंगल है यहाँ पे वो एंगल है आपका 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये एंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, और थीटा ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है लूप ने जितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, तो आपके केस में ये जो एंगल थीटा सबटेंड हुआ है वो 2 पाई माइनस 2 थीटा सबटेंड हुआ, तो ये तो हो गया आपका लूप का। क्लियर? ठीक है, 2 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, तो लूप की वजह से हो रहा है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, और अंदर बचा पाई माइनस थीटा, तो ये हुआ आपका लूप का। ठीक है, अब पाई माइनस थीटा सिर्फ इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई आपका आंसर बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से, तो स्ट्रेट वायर की वजह से हमें दोनों एंगल भी चाहिए होते हैं और ये डिस्टेंस भी चाहिए होती है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसको स्मॉल r लिखते हैं हम, तो ये आपका r है, ये आधा एंगल थीटा है, तो ये r cos थीटा के बराबर होगी, तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही थीटा के बराबर हैं, तो ये 2 साइन थीटा बन जाएगा, और ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R cos थीटा, तो ये tan थीटा बनने वाला है, तो ये आपका बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, r कितना है, r कैपिटल R cos थीटा, और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा, सो इट इज़ म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटू tan थीटा, तो ये बन गया आपका स्ट्रेट वायर की वजह से। तो टोटल अगर निकालना होगा तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r दोनों में से क्या है, कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, और अंदर बचेगा आपका पाई माइनस थीटा प्लस tan थीटा, सो योर आंसर इज ए पार्ट।
एक करंट आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, सर्कुलर आर्क में रेडियस आर है, और एंगल जो बनाया 3π/2 बनाया। तो मैग्नेटिक इंडक्शन पूछ रहे हैं, तो टोटल लूप का आपको पता होता, तो ये 3/4 लूप है, तो 3/4 का टोटल का 3/4 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो। ठीक है, 3/4 ऑफ टोटल, और टोटल कितना होता है μ0I/2r, so it is 3 μ0I/8r, hence your answer is D part। एंगल वाला फॉर्मूला लगाना तो आप एंगल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हैविंग n टर्न्स एट ए डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, r रेडियस है रिंग की, और उसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो वो आपको फॉर्मूला पूरा याद करना पड़ेगा। तो हम पूरा डायग्राम बना के सेटल करते हैं इसको। देखिए, जैसे मान लिया एक ये रिंग है, और रिंग के सेंटर पे नहीं, सेंटर का तो सिंपल फॉर्मूला है, उसकी एक्सिस पे रिंग में n नंबर ऑफ टर्न्स थे, r स्मॉल r मान लिया उसकी रेडियस थी, I करंट फ्लो हो रहा था, और उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना है। तो ये जो B होता है ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू μ0 n/r² अपॉन 2 टाइम्स r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, आप याद करो तो ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ है इसमें जो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, अगर हमने x की वैल्यू 0 डाली तो r² की पावर 3/2 यानी r³ और r³ और ऊपर r², तो दो टर्म r के नीचे वाले 3 टर्म में से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक टर्म बचेगा। तो आंसर आएगा μ0 ni/2r, μ0 ni/2r। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स की जगह 1 नंबर ऑफ टर्न होंगे तो आंसर हो जाएगा μ0 i/2r। ठीक, तो वो तो सेंटर का फॉर्मूला होता ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही है। ठीक है, μ0 ni/r², ni/r² अपॉन 2 टाइम्स r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक, कई बार लोग इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, ऐसा करते हैं वो पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो हो गया μ0/2π, और ये जो πr² है वो उस लूप का एरिया बन जाएगा। ठीक है, जो πr² है ये क्या बन जाएगा, उस लूप का एरिया। तो आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, कि μ0/2π तो हो गया कांस्टेंट, जनरली μ0/4π होता है, लेकिन कई सारी जगह μ0/2π भी होता है, इंटू ni तो होगा ही होगा, और उसका एरिया बनेगा, लूप का एरिया, अपॉन नीचे का आएगा x² प्लस r² की पावर 3/2, और लूप का एरिया कितना होता है तो उसकी जगह आप लिख सकते हो πr²। अगर आपको ऐसे याद रखना, जो आपको ठीक लगे आप वैसे याद कर लो। ठीक, तो हमें तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी पार्ट। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस a and at a distance a from the center of the coil and perpendicular to the axis of the coil। एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ये थोड़ा अजीब है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक तो आपका सेंटर पूछा गया है, और दूसरा इट इज, एंड सेकंड इज एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस नहीं होगा, ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम, और परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो n नंबर ऑफ, मान लिया मैंने एक टर्न की कॉइल है, या मान लिया n नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका आ जाएगा μ0 ni/2a, a उसकी रेडियस है, और जो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका हो जाएगा μ0 ni/a² अपॉन 2 टाइम्स a² प्लस x² की पावर 3/2। तो x जो है वो खुद a के बराबर है, तो a² प्लस a² की पावर 3/2। तो ये कितना आने वाला है, तो ये आपका आ जाएगा μ0 ni/a² अपॉन 2a² की पावर 3/2 करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर जब 3/2 होगा तो ये बनेगा 2√2, और a² की पावर 3/2 बनेगा तो ये बनेगा a³, तो a² से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आया μ0 ni/2a, और ये आया μ0 ni/2 टाइम्स 2√2। तो यहाँ से पता लग रहा है, अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो सेंटर से 1/2√2 टाइम्स आ रहा है। तो आपसे रेशियो पूछा गया है एट द सेंटर एंड देन एट द एक्सिस, BC/BA पूछा गया है आपसे, तो ये आपका आंसर आएगा 2√2।
So your answer is D part. A circular current carrying coil has a radius r. The distance from the center of the coil on the axis of the coil where the magnetic induction is 1/8 of its value at the center of the coil. पूछ रहे हैं एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/8 होगा किसका, जो उसके सेंटर पे है. सेंटर पे कितना होता है, तो सेंटर पे होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r और उसका 1/8 कर दोगे तो ये आपका होगा एक्सिस पे. और एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. यहाँ से एक्स निकालना है तो म्यू नॉट एन आई से म्यू नॉट एन आई कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया. ठीक, इस टर्म को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इस 8 को इधर ले जाते हैं और इस r को इधर ले जाते हैं तो इधर बनेगा 8r क्यूब. अब हम क्या कर सकते हैं ना, क्यूब रूट ले सकते हैं. दोनों तरफ जब क्यूब रूट लोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और सॉरी होल स्क्वायर नहीं 1/2 और इसका क्यूब रूट लोगे तो यहाँ 2r बचेगा. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो आपका 4r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर जो आपका आया वो 3r स्क्वायर के बराबर आ गया. तो आपसे तो x डिस्टेंस पूछी गई थी तो ये r√3 वो डिस्टेंस आ रही है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का 1/8 होगा. ठीक, सो योर आंसर इज r√3. सो योर आंसर इज ए पार्ट. ठीक है, मैंने रेडियस स्मॉल r मानी है, उन्होंने कैपिटल R दिया इसलिए इनका आंसर कैपिटल R टाइम्स √3 आ रहा है. ठीक है, two concentric coils of 10 turn each are situated in the same plane. उनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी है और दोनों की करंट 0.2 एम्पियर और 0.3 एम्पियर दी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. तो डायग्राम बनाएंगे हम. दो कॉइल हैं, एक छोटी कॉइल है और एक बड़ी कॉइल है. ठीक, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स 10 हैं. 10 नंबर ऑफ टर्न्स इसमें भी हैं, 10 इसमें भी हैं. एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है. ठीक, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 0.3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. अब सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं तो पहली बात तो कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होगा. दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा और आंसर बनेगा. ठीक, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा बी नेट वो होगा आपका B1 माइनस B2. अपोजिट डायरेक्शन में करंट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. जैसे मान लीजिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, अंदर वाले में एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और बाहर वाले में करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और माइनस करके निकालेंगे. B1 कितना होगा, तो B1 होगा म्यू नॉट NI अपॉन 2R फॉर्मूला होता है. n नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, करंट है आपका 0.2 एम्पियर अपॉन 2R, रेडियस जो होगी 0.02 मीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. माइनस B2 भी कितना होगा, म्यू नॉट NI कितना है तो वो 0.3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है अपॉन 2 इंटू 0.04. ठीक, तो ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा. इसी तरह से ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा. तो ऊपर आपका हो जाएगा 200 म्यू नॉट अपॉन नीचे 4 और इधर आपका हो गया 300 म्यू नॉट अपॉन 8. क्या करना है अब हम म्यू नॉट लेंगे बाहर कॉमन और 100 भी कॉमन ले सकते हैं. यहाँ बचेगा हाफ माइनस यहाँ बचेगा 3/8. एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो 4 माइनस 3 यानी 1/8 यानी 100/8. 100/8 बनेगा 50/4 25/2. सो योर आंसर इज डी पार्ट. कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, आंसर आपको क्या बनेगा डी पार्ट. A given length of a wire carries a steady current. It is bent first to form a circular plane coil of 1 turn. If the loop of the same length is now bent more sharply to give a double loop of smaller radius,
देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉज्ड बाय द सेम करंट, मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो जब सिंगल लूप बनाया आपने तो मान लिया मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आर रेडियस का आपने एक सिंगल लूप बनाया जिसका नाम रख ले रहा हूँ मैं बी नॉट, बी नॉट हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब आप अगर उसको बहुत तेजी से टर्न करोगे, शार्पली टर्न करोगे, डबल लूप बनाओगे तो रेडियस भी तो आधी हो जाएगी। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डैश तो वो हो जाएगा म्यू नॉट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और r जो होगा वो r/2 होगा। ये समझ में आना चाहिए। ये 2 क्यों आया, क्योंकि 2 नंबर ऑफ टर्न्स लगाए आपने। और ये रेडियस हाफ क्यों हो गई, क्योंकि उसी लेंथ को जब आप बहुत तेजी से मोड़ोगे और 2 लूप लगाओगे तो रेडियस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 2 और वो वाला 2 मिलके ऊपर कितना बन जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ रहा है। इसका मतलब जो नया मैग्नेटिक फील्ड है वो पुराने का 4 गुना हो जाएगा। सो इट इज 4 टाइम्स द फर्स्ट वैल्यू, सी पार्ट। Which of the following figure shows the magnetic flux density? Magnetic flux density मतलब magnetic field at a distance r from a long straight rod carrying a steady current। अगर long straight rod है और r distance पे जो magnetic field होता है तो वो r के inversely proportional होता है। तो b और r का जो ग्राफ बनेगा वो rectangular hyperbola बनेगा। So your answer is rectangular hyperbola, तो कोई उसमें है ही नहीं, तो आंसर आपका बनेगा डी पार्ट। क्यों वो समझिए। अगर वायर की थिकनेस है, अगर वायर की थिकनेस है तो उसके बिल्कुल एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ठीक है, इस पूरे वायर में से आई करंट फ्लो कर रही है तो उसके सेंट्रल एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, और एक्सिस से जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, इनसाइड का जो फॉर्मूला बनता है थिक वायर में, इनसाइड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यानी इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंट्रल एक्सिस की डिस्टेंस के के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप सरफेस सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करेगा, और जैसे आप सरफेस के बाहर आ जाओगे तो फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले के पैटर्न में वो डिक्रीज करेगा फिर। ठीक है, तो आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये आउटसाइड का है और ये किसका, इनसाइड का। अगर थिन वायर होता है तो सिर्फ हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर थिक वायर है तो इनसाइड में ये वाला फॉर्मूला चलेगा और आउटसाइड में ये वाला फॉर्मूला चलेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। और ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ये है उस थिक वायर की सरफेस यानी कैपिटल आर डिस्टेंस। ठीक, और स्ट्रेट रॉड कह रहे हैं, वायर नहीं कह रहे हैं। स्ट्रेट क्या कह रहे हैं, वो रॉड है तो थिकनेस होगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका डी पार्ट। ये लीनियर वाला टर्म है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला टर्म है। In using Ampere's law to find the magnetic field inside a straight long solenoid, the loop that is taken, तो लूप कैसा लेते हैं हम, तो लूप हमने रेक्टेंगुलर लिया था। अगर आपको उसका प्रूफ याद हो तो एम्पियर्स लॉ में सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो लूप हमने लिया था वो हमने लिया था रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर लूप ऐसा लिया था ताकि कुछ हिस्सा उसका सोलेनॉइड के अंदर हो और कुछ हिस्सा उसका बाहर हो। ठीक, और उसका प्लेन उसी के प्लेन में सोलेनॉइड की जो एक्सिस थी वो लाई कर रही थी। ठीक है, तो सर्कुलर लूप गलत है, इसमें कह रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप है, इन्हें प्लेन परपेंडिकुलर नहीं, उसी प्लेन में, प्लेन लूप के एम्पीरियन लूप के प्लेन में ही सोलेनॉइड की एक्सिस लाई कर रही थी। ए रेक्टेंगुलर लूप इन ए प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, लूप बीइंग टोटली विद इन द सोलेनॉइड, ये गलत हो गया। टोटली विद इन नहीं था, वो कुछ हिस्सा अंदर था कुछ हिस्सा बाहर था। तो आंसर क्या बनेगा आपका डी पार्ट। अगर मैं बनाऊं ढंग से तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, देखिए ढंग से। जैसे इस तरह की अगर मान लिया एक सोलेनॉइड है तो जो हमने एम्पीरियन लूप लिया था वो हमने इस तरह से कंसीडर किया था, ये था एम्पीरियन लूप। ठीक है, जो सोलेनॉइड की एक्सिस है वो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में एम्पीरियन लूप है, और लूप जो है वो कुछ सोलेनॉइड के अंदर है और कुछ हिस्सा जो है सोलेनॉइड के बाहर है। क्लियर। और ये कह रहे हैं द रेक्टेंगुलर लूप इन ए प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लूप बीइंग पार्टली इनसाइड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड पार्टली आउटसाइड इट। सो योर आंसर इज डी पार्ट।